चाहे वो जमात-ए इस्लामी हो, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मिलिटेंट आउटफिट्स हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एक पार्टी मुझे दिखाई जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेंटर की पार्टी का इल्ज़ाम दिया। ठाकरे के आप इंटरव्यू उठा के देख लेना, वो फख्र से ये बोल रहे हैं कि हाँ हमने मुसलमानों को काटा, हमने मुसलमानों को मारा, हमने मुसलमानों की बस्तियों को जलाया। फिर क्या करते? वो तो फख्र से बोल रहे हैं कि ये सब आतंकवादी है, ये सब पाकिस्तानी है, इनको अपनी औकात दिखा दो। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल खास बात में, जो खास बात हमेशा रवा दवा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। लोकसभा चुनाव 2024 और नजरे 13 मई पर और उसके साथ साथ 20 मई पर भी है। क्या होगा 13 मई और 20 मई को, और फिर 4 जून को कौन होंगे हमारे वजीर आजम, वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर इस खास बात में एक और नया चेहरा, एक और ऐसे चेहरे जिन्होंने अपनी सियासत में अपनी जिंदगी बसाई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन अदनान अशरफ मीर साहब। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। अदनान साहब, सियासत की बातें हम करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपकी पैदाइश, आपकी ज़िंदगी कहाँ से हुई और सियासत में आप कहाँ से आए? देखिए, पैदाइश तो यहीं की है, स्कूलिंग भी यहीं पे हुई, उसके बाद पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। पहले इंडिया में चले गए, पुणे चले गए, उसके बाद यूके चले गए। तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में 2-4 साल मैंने कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम भी किया है। दुनिया की जो सबसे बड़ी कम्युनिकेशन फर्म्स हैं उनके साथ काम किया है। यहाँ दिल्ली में काम किया है, लंदन में काम किया है। लेकिन 2018 के अराउंड मेरी मुलाकात सजाद लोन साहब से हुई। इवन दो हमारे फैमिली रिलेशंस, हमारी फैमिलीज गो बैक 3-4 जनरेशंस, देयर फैमिली एंड आवर, लेकिन कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, गुफ्तगू नहीं हुई थी, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ था उनके साथ। इवन दो मैं उनको टीवी पे देखता था, कभी कभार एक सोशल गैदरिंग में कहीं पे सोशली मुलाकात हो जाए। लेकिन 2018 में जब मैं श्रीनगर आया वापस, और उनके साथ आई थिंक तब गवर्नमेंट जो असेंबली थी यहाँ की 2014 से, वो डिसॉल्व हो चुकी थी। तो उनके साथ गुफ्तगू हुई, पॉलिटिकल डिस्कशंस हुए 1-2 महीना। तो मुझे लगा, मुझे जेन्युइनली लगा कि ये ऐसे बंदे हैं, ये ऐसे लीडर हैं जो कश्मीरियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो यहाँ पे बिना झूठ बोले, जो यहाँ पे सच की सियासत, जो यहाँ पे पेन था पिछले 30-40 साल का कश्मीरी का, ही एग्जेम्प्लीफाइज दैट पेन। वो उसकी एक जीती जागती मिसाल है। उनकी जो सियासी जिंदगी थी, उनके घर पे उनके वालिद साहब की शहादत हुई, उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रगल किया। पहला इलेक्शन लड़ा, जमानत जब्त हुई, दूसरा इलेक्शन लड़ा, जमानत जब्त हुई। उसके बाद 2014 में असेंबली इलेक्शंस में उनकी 2 सीटें आई। तो उनकी जो स्ट्रगल थी, पॉलिटिकल स्ट्रगल, पेन है जो यहाँ पे हालात बने, वायलेंस हुई, तो उनके साथ जब मेरी गुफ्तगू हुई, उनका मैंने विजन देखा, उनका मैंने जो कश्मीरियों के लिए वो काम करना चाहते हैं वो जज्बा देखा। तो मैंने सोचा, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अगर इनके विजन में मेरा 1% भी कंट्रीब्यूशन हो, इनके विजन को पूरा करने के मेरा आधा भी % कंट्रीब्यूशन हो, तो आई वुड हैव अचीव्ड मच मोर देन an average person, or I would have achieved much more in my life अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता रहता या अपना बिजनेस करता। वो ठीक है, वो तो मॉनेटरीली, फाइनेंशियली अपने आप को आपको मजबूत करना पड़ता है, लेकिन जो एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है, जो आप शाम को घर जाते हैं तो जब आप अपने बेड में जाके सोने लगते हैं, तो उस टाइम पे फ्लैश होता है आपका दिन। खैर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरा पूरा माई एंटायर डे फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ मी, कि आज दिन में क्या काम किए मैंने, सेटिस्फेक्शन आती है दिन में, या मतलब डे टू डे नॉर्मल रूटीन के काम एरेंड्स मैंने कर लिए और उसके बाद उसमें कोई मतलब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नींद अच्छी आती है। अच्छा, नींद अच्छी आती है। ऐसे लगता है कि लोगों की सर्विस में जब आप जुड़ जाते हैं, जब लोगों के काम आप करते हैं, जब लोगों को आपसे होप्स होते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है पार्टी ने, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप हजारों लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अभी तो खैर जब से मैंने ज्वाइन किया है 2018 से अभी तक, पावर तो था नहीं, पावर क्या डिसएम्पावरमेंट थी, एम्पावरमेंट भी नहीं है। तो लेकिन इस दौरान में भी, इस डिफिकल्ट दौरान में भी, जो पिछले मेरे 5-6 साल गुजरे हैं, थोड़ी चैलेंजेस तो होती है, डिफिकल्टीज आती है। आपकी सोसाइटी है वो एक ट्रेडिशनल
वे में सोचते हैं, आपके घर वाले एक ट्रेडिशनल तरीके में सोचते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ पॉलिटिक्स से बाहर भी देख सकते हैं कि क्या आप तो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे थे, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं वही पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुकाम दिया है तो हम अपना जो इन्फ्लुएंस है या अपनी जो लाइफ का जो जितना भी टाइम हमें इस दुनिया में है तो उसको लोगों की खिदमत में गुजारें। तो मेरे लिए तो ये इबादत है पिछले 6 साल, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स, आई हैव फेल्ट कि जो पिछले 6 साल है मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन 6 साल है। तो आपकी जहाँ आपने पूरे जो डेफिनेशन से ये बात बोली है कि मेरी लाइफ में ये जो 6 साल गुजरे बहुत बेहतरीन गुजरे, लेकिन ये भी जानना चाहूँगा, अक्सर अपोजिशन की बात करते हैं जहाँ वो अक्सर बेशतर कहते हैं कि सज्जाद लोन साहब पर भरोसा नहीं है, सज्जाद लोन साहब कभी भी धोखा दे सकता है, सज्जाद लोन साहब ने पहले भी धोखा दिया है, ये अपोजिशन वाले कहते हैं। अपोजिशन वाले ये भी कहते हैं कि 2024 के चुनाव में वो जो भी सहारा लेते हैं वो सेंटर का लेते हैं, भाजपा का लेते हैं, एनडीए का लेते हैं। तो क्या ये वाकई? देखिए, अगर अपोजिशन ये कहेगी कि सज्जाद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर है, लोगों के लिए इस पॉलिटिक्स में आए हैं, तो फिर उनका रीजन डिटोर उनका रीजन तो है नहीं कोई सियासत में। तो ऑफ कोर्स आपका जो अपोजिशन है, आपको जो अपोनेंट है, यू कैन नॉट से गुड थिंग्स अबाउट हिम, अगर वो कितने ही अच्छे इंसान हो। आप कभी जब हमारे प्रॉफिट भी थे तब भी जो उनकी अपोजिशन थी उनके खिलाफ कितना स्लैंडर होता था, उनके खिलाफ किस किस तरह की बातें होती थी, बट दैट डिड नॉट मीन कि वो उनका फर्द, हिज कैरेक्टर, हिज पर्सन, दैट वाज ट्रू। ठीक है, तो अपोजिशन तो आपको हमेशा, जब भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है, आप अगर तारीख में जाएंगे, आप अगर 47 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगर 75 से आप देखेंगे तो 75 में शेख साहब कांग्रेस की हुकूमत में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर इसलिए बने क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तो इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ जिसमें उन्होंने रेटिफाई, उनको प्लान ये था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो स्टेट असेंबली उसके बाद रेटिफाई करेंगी जितनी भी इरोजन्स अमेंडमेंट्स हुई थी आर्टिकल 370 में जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसलिए उन्होंने एक कांग्रेस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर बन गए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एमएलए नहीं था। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस हुकूमत में कोई एमएलए नहीं था और वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कांग्रेस के सपोर्ट से बनते हैं। वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होके अपने ऑपोजिशन को बोलते थे ये गंदी नाली के कीड़े हैं कांग्रेस वाले, ये तो कांग्रेस के साथ थे खुद। तो ये उनका एक हिस्ट्री रही है उनकी कि जो अलायंसेस उनकी रही हैं हमेशा सेंटर के, तो वो द किंग्स पार्टी हैज ऑलवेज बीन द नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 87 में वायलेंस हुई, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि मफ जो है उनको पार से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे भी उंगली उठा दी। उसके बाद जब वो मिलिटेंट बने तो बोला कि ये तो आईबी उठा रही है। जब हुर्रियत बनी थी तो हुर्रियत को आप उठा के अखबार देख लें, उनके स्टेटमेंट्स देख लें, तो हुर्रियत को वो बोलते थे कि ये तो एजेंसीज ने बनाई है, ये तो सेंटर ने बनाया है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो। जब वो बातें कर रहे थे वो सेंटर में एनडीए के पार्टनर थे 90s में। जब वो एनडीए के पार्टनर थे उसके बावजूद वो आप पे, मुझ पे, किसी और पे बीजेपी की क्रिएशन बताते थे। जब पीडीपी आई 2002 में, गालिबन 99 से उनका स्टार्ट हुआ, तो उठा के कोई स्टेटमेंट देख लें, वो तो अभी भी स्टेटमेंट बोलते हैं कि पीडीपी को बीजेपी ने बनाया और उसको एजेंसीज ने बनाया। ठीक है, अच्छा मेरी बात कंप्लीट करने दे। तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप उठा के मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी दिखाएं 75 से अभी तक, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मिलिटेंट आउटफिट्स हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी मुझे दिखाइए जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेंटर की पार्टी का इल्जाम नहीं लगाया। वो तो हमेशा ही करते हैं। लेकिन असल बात यह है, अगर आप 75 से अभी तक देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा हुकूमत उनने की है। किन के साथ की है? दिल्ली के साथ की है। 87 में रिग किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। किसके साथ मिलके? दिल्ली के साथ मिलके। 96 में दिल्ली ने प्लेटर पे दी फारूक अब्दुल्ला को हुकूमत। 99 में वो किसके साथ अलाई थे? दिल्ली के अलाई थे। 2008 में वो किसके अलाई थे? कांग्रेस की हुकूमत थी, वो दिल्ली के अलाई थे। तो वो दिल्ली के तो वो चाहते हैं। वो तो देखें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब की थी ना, वो रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जो 96 से ये वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस आई ना, रियल नहीं मानते। ये एजेंसीज की क्रिएशन है, ये दिल्ली की क्रिएशन है। अच्छा। ये दिल्ली के किंग्स पार्टी है, ये दिल्ली के लोग हैं, इसलिए ये खुद दिल्ली के हैं। लेकिन एक बात का क्रेडिट दें उनको, शबरेज भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का,
ये जो खुद गुनाह करते हैं, ये जो कत्लो आम इन्होंने किया है, लेकिन ये हमेशा दूसरे पे इल्ज़ाम चढ़ाते हैं। ये खुद बीजेपी होते हैं, बोलते हैं ये जनाब बीजेपी है। इनसे आप अकाउंटेबिलिटी पूछें। अच्छा मेरी बात सुने, पार्लियामेंट इलेक्शंस है, पार्लियामेंट इलेक्शन की बात हो रही है। पिछले 50 साल में 75 से अभी तक जितने भी पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए हैं, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 में से 9 MP नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। ठीक है, तो अगर इन्होंने हुकूमत करी है, हम अकाउंटेबिलिटी किन से मांगे, जवाब किन को देने हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हमने तो देने नहीं, हमने तो हुकूमत नहीं की। आप इनसे सवाल पूछे, ये आपको बोलेंगे आपको बीजेपी ने भेजा है। आप तो जर्नलिस्ट हो ना, जाके उनसे सवाल पूछे ना, कि एक बारी में सवाल पूछें कि जनाब आपने तो 10 MP भेजे थे, आपकी डिलीवरेंस क्या है? आपको पक्का बोलेंगे आपको बीजेपी ने बोला होगा ये सवाल करने के लिए। लेकिन तो जब भी कश्मीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकाउंटेबल ठहराने की बात करता है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो सजाद गनी लोन हो आज, उससे पहले अब्दुल गनी लोन साहब थे, या कोई भी कश्मीरी उठे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकाउंटेबल ठहराने की बात करता है, वो उस पर लेबल कर देते हैं। लेबल इसलिए करते हैं, वो एक विशियस डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। दे आर वाइट कॉलर किलर्स। वो विशियस डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं आपके बारे में। आप जर्नलिस्ट हो, अगर आप उनसे सवाल पूछोगे जो उनको खटकेगी, तो वो आपके बारे में एक डिस्कोर्स क्रिएट करेंगे, विस्पर कैंपेन चलाएंगे, ये जी बीजेपी का बंदा है, ये जी IB का बंदा है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उधर खबर पहुंच जाएगी। 10 दिन में आके कोई पागल बंदा आप पे हिट करेगा। बट हिट करने वाले की गलती तो है, वो तो टेररिस्ट है, लेकिन उस हिट वो किससे हुआ? वो एक विशियस डिस्कोर्स से होता है। यही उन्होंने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ किया है, यही हुर्रियत के साथ हुआ, यही सबके साथ। अदनान एक सवाल जानना चाहूंगा। आप कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी के साथ है, उन्होंने यहाँ पर कश्मीर में बीजेपी को लाया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब खुद कहते हैं कि हाँ मैं बीजेपी के साथ था, लेकिन तब वाजपेयी साहब थे, वो अच्छी तरीके से चलाते, वो यहाँ की बात करते थे, वो बाहर की बात करते थे। लेकिन जो आज की बीजेपी है वो सही बीजेपी आप मेरी बात सुने। वाजपेयी साहब जिसकी वो इतने भजन गा रहे हैं ना, जितने इतने गीत गा रहे हैं, वाजपेयी साहब का एक पार्लियामेंट में उनका एक स्पीच है। उस पार्लियामेंट के स्पीच में वो ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास बहुमत होता, इफ आई हैड द मेजॉरिटी, आई वुड हैव एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 हियर एंड नाउ। अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं अभी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करता। वो वही वाजपेयी साहब है जिन्होंने ऑटोनॉमी का जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने यहाँ से स्टेट असेंबली से पार्लियामेंट भेजा, वो किस साहब ने रिजेक्ट किया? आप मुझे बताएं। वो तो वाजपेयी साहब ने रिजेक्ट किया ना। इन्होंने तो तब भी रिजाइन नहीं किया था। मुझे एक बात बताइए, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना बीजेपी के मैनिफेस्टो में पिछले 70 साल से है। सही था। वो उस मैनिफेस्टो में तब भी था जिस हुकूमत के वो फॉरेन मिनिस्टर थे। वो उन्होंने तब भी बयान दिया कि हम हटा देते जब वो अगर उनके पास बहुमत होती। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो कोई नहीं है। आइडियोलॉजिकली बीजेपी इट्स द सेम बीजेपी जो 1970 में थी, जो 99 में थी, जो 2024 में है। आइडियोलॉजिकली उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब उमर साहब की प्रॉब्लम यह है कि शायद वाजपेयी साहब गाज डालते थे। अब मेरी एक दूसरी बात सुने, अभी रिसेंटली उन्होंने शिवसेना के साथ अलायंस किया है। अलायंस क्या किया? उन्होंने तो सपोर्ट किया है। तो शिवसेना ने ओके कर दिया, उनको सपोर्ट कर दिया। आप मुझे बताइए शिवसेना की आइडियोलॉजी क्या है? वो तो रियल हिंदुत्व है ना। बीजेपी तो हिंदुत्व लाइट। जब शिवसेना का दौर हुआ करता था 92 में, जब बॉम्बे राइट्स हुए, तो बाल ठाकरे के आप इंटरव्यू उठा के देख लेना, वो फख्र से ये बोल रहे हैं कि हाँ हमने मुसलमानों को काटा, हमने मुसलमानों को मारा, हमने मुसलमानों की बस्तियों को जलाया। फिर क्या करते? वो तो फख्र से बोल रहे हैं कि ये सब आतंकवादी है, ये सब पाकिस्तानी है, इनको अपनी औकात दिखा दो। ये वही लोग हैं ना, ये वही कश्मीरी हैं जो दूसरे को बीजेपी बोलते हैं। इनको बाला साहब ठाकरे याद नहीं है? इनको उस शिवसेना का जुल्म याद नहीं है? यहाँ पे आई थिंक क्रिकेट मैच वो खेलने नहीं देते थे बॉम्बे में, अगर इंडिया और पाकिस्तान का होता। मुसलमानों को वहां से घसीट के कितनी ह्यूमिलिएशन आप 92 से 94 तक देख लें। आप उनके इंटरव्यूज देख लें इंडिया टुडे पे, बाल ठाकरे के। वो सीधे बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम उनको नहीं काटते, हम उनको नहीं मारते, तो वो बॉम्बे पे राज करते। ये वही है ना जो उन्होंने मुसलमानों को कब्रों में डाला। तो मेरा बोलने का मतलब है, इनको आइडियोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ ऐसे एक है। फर्क ये है कि शायद आज की जो प्रेजेंट बीजेपी लीडरशिप है वो उनको घास नहीं डालते हैं, शिवसेना वाले डालते हैं, तो उनको तो कोई फर्क नहीं थी। हिंदुत्व तो वो भी है,
हिंदू उनके भी वो भी शिवसेना जब आर्टिकल 370 अगस्त 5 को एब्रोगेट उन्होंने किया तो शिवसेना ने तो वोट बीजेपी के हक में डाला। उन्होंने बाहर आके स्टेटमेंट्स दिए, टीवी पे स्टेटमेंट्स दिए, मिठाइयां बांटी गई बॉम्बे में। तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? अदनान, एक सवाल लोगों के जहन में बार बार ये उठता है कि जब 4 अगस्त 2019 के दिन तमाम पार्टियां मिलकर जो है गुफकार चली जाती है, वहाँ सजाद लोन भी होते हैं, सही बात है। उसके बाद एक आप PhD बनाते हैं। 2019 के बाद जब वो 370 खत्म हुआ, उसके बाद PhD का माहौल बन जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सजाद साहब भी होते हैं, उसे चीफ स्पोक्स पर्सन बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके बाद, अगर सजाद साहब पहले 370 के साथ थे या PhD के साथ थे, तो ऐसा क्या हुआ कि सजाद साहब वहां से निकल गए और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस या PhD के खिलाफ बोलने लगे? देखिए, सजाद साहब 370 के हक में है, ठीक है। अगर आप अगस्त 5 के स्टेटमेंट उठा के देख लेना तो सबसे तेज स्टेटमेंट सजाद गनी लोन साहब ने दिए। ठीक। अगर आप डिलिमिटेशन जब हुई ना, जब यहाँ पे वहां पीछे आगे जम्मू में 6 सीटें दी गई, यहाँ पे 1 सीट दी गई, ठीक है। तो सजाद गनी लोन साहब वाहिद शख्स थे जिन्होंने टीवी पे आके इतना तेज इंटरव्यू दिया, कहीं पे वो मतलब हमें लगा था कि वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं कहीं पे, इतनी नाराजगी जता रहे थे। जो डिलिमिटेशन थी वो साइन की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स ने, बीइंग MP एंड पार्ट ऑफ दैट डिलिमिटेशन प्रोसेस। अगस्त 5 को जब 370 एब्रोगेट किया गया, वहां पे 3 MP बैठे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने, आपने भी सब पूरे कश्मीर ने वो विजुअल्स देखे जब उनके एक MP हंस रहे थे। अरे यार, एटलीस्ट अगर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, अगर आप में हिम्मत नहीं है बोलने की, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने की, अगर आप बीजेपी के इशारों पे चुप बैठे थे वहां पे, एटलीस्ट हंसी तो बंद रखते ना, अपने दांत तो बंद रखते, ह्यूमिलिएट तो नहीं करते कश्मीरियों का। वो तो वहां पे सबने देखा। बोलने का मतलब ये है कि PhD 370 के लिए नहीं बनी। जब हमने PhD बनाई, सजाद गनी लोन साहब तो मुझे लगता है उन्होंने सबसे पुश किया ज्यादा PhD बनने में। लेकिन जब PhD बनाई, हमने लोगों को ये बोला कि ये 370 के लिए है। लेकिन जब पहले दिन से लेके जब तक सजाद गनी लोन साहब वहां से बाहर आए, 370 की कभी बात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई। कैसे वापस लाएंगे वो कभी डिस्कस नहीं हुआ। DDC चुनाव, मेरी बात सुने, रोड मैप क्या होगा वो कभी बात नहीं हुई। हम लोगों को क्या बताएंगे, दिल्ली के साथ कैसी पॉलिसी रखेंगे, वो कभी बात नहीं हुई। तो 370 जब आप वापस लाने निकले हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ तो हम स्टेट हुड वापस नहीं ला पा रहे हैं। 370 वापस लाने के लिए आपको कम से कम 350 MPs की का वोट चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको। तो जब आप कोई डिस्कस नहीं करते, कोई बात नहीं करते, इस पे कभी इवन 5 मिनट 5 सेकंड के लिए बात नहीं होती, तो हमें तो पता चल गया था कि ये PhD का जो असली रीजन है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए था। जब DDC चुनाव हुए, फिर जो ट्रिगर पॉइंट बना, DDC चुनाव में हमने, इवन दो पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2019 पार्लियामेंट इलेक्शंस की सेकंड लार्जेस्ट वोट गेटर से कश्मीर डिवीजन में, वी गॉट अबाउट 22% ऑफ द वोट, NC गॉट अबाउट 29% ऑफ द वोट, PDP हमसे पीछे थी। जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो हमारे हिस्से में सिर्फ 10 सीटें आई। चलो, हम उसमें भी खुश थे क्योंकि हम सीटें लेना नहीं चाहते थे जो हम जीत नहीं पाते। लेकिन हमें लगा था कम से कम 25-30 सीट तो हम जीत पा रहे हैं। हमें 10 मिली, जिनमें से हमने 8 जीती। PDP और उन्होंने तो मैक्सिमम शेयर लिया। लेकिन शबरेज भाई, जब जिन 10 सीटों पे हम लड़ रहे थे, हम कोई बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे DDC का, ना ही हम अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रॉक्सी वर्कर्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा। जो सीटें उन्होंने हमें दी, उन सब सीटों में उन्होंने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए थे। जो सीटें उन्होंने PDP को दी, वो सब सीटों पे उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए थे। तो हमने सोचा, यार ये तो छोटा सा DDC का इलेक्शन है, ये तो असेंबली इलेक्शन भी नहीं है। जब ये DDC के इलेक्शन में अपनी एक छोटी सी सीट, जिसपे हम मजबूत है, जहां पे हमने लीड्स ले रखी है 2019 में, वो उसको सेक्रीफाइस करने तक तो तैयार नहीं है। तो ये बड़ी सेक्रीफाइस क्या बोल रहे हैं, किस बात की सेक्रीफाइस? तो हमें उसी दिन लगा कि नहीं जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जी अपने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए उनने ये PhD बनाया है, ताकि उनके खिलाफ ना कोई बोले, उनके खिलाफ ना कोई निकले। अच्छा, मेरी बात सुने, अगर PhD ठीक था, अगर PhD में वाकई वो इन्वेस्टेड थे इस प्लान पे कि उनको 370 को वापस लाना है, मेरी बात सुने, तो PDP को क्यों निकाला?
या पीडीपी क्यों निकली, जो जैसे भी जो भी सिनेरियो बना हो, तो वो तो चलती ना। सजाद गनी लोन साहब अलग हुए थे, वो खुद बोलते हैं कि सजाद गनी लोन साहब तो उतनी बड़ी पार्टी है नहीं। अगर हम उतनी बड़ी पार्टी है नहीं, वो इतने बड़े लीडर है नहीं, तो -1 लीडर वो क्यों नहीं चला पाए पीएचडी को? उन्होंने, आपने देखा कोई कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर में पीएचडी ने? उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा में उमर साहब भी चले, महबूबा भी चले, उनके बच्चे भी चले, उनके लीडर भी चले। क्या कोई वॉक निकला है, कोई यात्रा निकली है 370 के लिए? पीएचडी ने कोई प्रोग्राम यहाँ पे, आप तो जर्नलिस्ट हो, आपको तो इतला आई होगी ना, फिर कोई प्रोग्राम हुआ है कि हम एटलीस्ट चलें, स्टेक होल्डर से पूछ लें कि 370 पे हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होना चाहिए? कभी 370 जब भी आप उमर साहब से पूछें, जब उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो जवाब देते हैं, जब उनको किसी और को टारगेट करना होता है तब वो खुद को पीएचडी मानते हैं, जब उनको उनसे कोई सख्त सवाल होता है तब वो बोलते हैं मैं तो फंक्शनरी हूं नहीं पीएचडी का। ये आप डॉक्टर फारूक से पूछ लें। यार, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, ये उनकी पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी है। इसलिए ये कश्मीरी कौम की एक बदकिस्मती है। ये जानना चाहूँगा कि एक अहम सवाल है, क्योंकि जब से नॉमिनेशन फाइल करने से पहले सजाद गनी लोन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, उसमें वो सपोर्ट मांगते हैं अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी उसके बाद सपोर्ट दे रही है। अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर में मजबूत थी तो क्या ज़रूरत थी किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेने की? देखिए, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हर एक पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट मांगती है। क्या बीजेपी मुल्क में स्ट्रांग नहीं है? तो उनको क्या जरूरत है एनडीए बनाने की? वो तो पिछले 2 इलेक्शन ऑन देयर ओन 300 से ऊपर जा रहे हैं। तो उनको क्या, मेरी बात सुनिए ना, तो क्या 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 जरूरत है उनको एनडीए बनाने की? जब कांग्रेस स्ट्रांग हुआ करती थी, जब वो ऑन देयर ओन इलेक्शन जीतते थे, वो तब भी यूपीए में थे। उमर साहब तो खुद को बोलते हैं ना कि वो बहुत बड़ी पार्टी है, कोई बहुत बड़ी तोप है, तो वो तो बशारत साहब से सपोर्ट मांग रहे हैं, और भी कोई 1-2 इंडिविजुअल है उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो अगर वो सपोर्ट मांगे तो ठीक, तो वो इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हम सपोर्ट मांगे तो ये गुड एंड बैड में आ गया, जो सजाद साहब कहते रहते हैं, हमारा बैड सपोर्ट आ गया, उनका गुड सपोर्ट हो गया। देखिए, अल्ताफ साहब और सजाद साहब की पर्सनल रिलेशंस, दे गो बैक अ लॉन्ग वे, 40-50 ईयर्स की उनकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप। उनके वालिद साहब के टाइम से उनके 2 घरों के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप है। तो नॉर्थ में जब अल्ताफ साहब को ऐसे लगा कि नॉर्थ में हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, और वो वहाँ से लड़ नहीं रहे थे, तो उन्होंने ये समझा कि हमें सपोर्ट करना उनके लिए बेहतर है। सजाद साहब ने ऑफ कोर्स उनसे सपोर्ट मांगा, क्योंकि हम लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। हमारा ये एक, इवन दो हमारे पॉलिटिकल जर्नीज डिफरेंट हैं, हमारे पॉलिटिकल जो विजन है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ पे तो हम इकट्ठा आ सकते हैं कि जो कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने कश्मीर में सबसे ज़्यादा जुल्म किया है, कत्ल गारत की है, काले कवानीन लाए हैं, लोगों को जेलों में भरा है, और ये पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी चलाई है। लोगों को कल भी वो, मैंने फारूक साहब का स्टेटमेंट देखा, वो लोगों को शहादत देने की बात कर रहे थे। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम कश्मीरियों ने 1 लाख लोग कश्मीरी तो ऑलरेडी कब्रों में हैं। सब घर ने, अगर आप कोई भी घर उठा के देख लेना, तो एक एक्सटेंडेड फैमिली में एक शहादत ज़रूरी है, सबने दी है, सिर्फ बासिवाए अब्दुल्ला खानदान ने। तो हम उनको अपील करते हैं कि ठीक है, अगर आप सही में शहादत चाहते हैं तो इस बारी पहली शहादत अब्दुल्ला खानदान से आए, वो नॉमिनेट करें कौन शहादत देंगे। चलिए, आखिरी बात जानना चाहूँगा, एक अहम सवाल। अब 20 मई को है चुनाव, शुमाली कश्मीर में होने जा रहे हैं। अभी तक हमने कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी, अभी कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिस तक से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी कहे, डीपीएपी कहे, या कोई और पार्टी कहे, सड़कों पर रोड शो, कैंपेनिंग, हम क्यों खामोश क्यों हैं? नहीं, खामोश नहीं है, हम पिछले तीन महीने से काम कर रहे हैं। देखें, इलेक्शन के मोड डिफरेंट हो गया। जो आप पिछले इलेक्शन उठा के देख लें तो रैलीज हैं, रोड शोज हैं, बाकी चीज़ें, अभी काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। अच्छा। एक डिजिटल इलेक्शन भी है। तो अभी 10 दिन बचे हैं, अभी आप मायूस ना हो। अच्छा। इंशाल्लाह आपको कल से हमारे जलसे स्टार्ट हो रहे हैं, बराबर 18 तारीख तक। आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में कश्मीर के सबसे बड़े जलसे आपको नॉर्थ में करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको भी हम दावत करेंगे, आप खुद देखेंगे कि कैसे लोगों का एक सी ऑफ पीपल विल कम एंड अटेंड आवर रैलीज। तब आपको पता चलेगी ये जो मोमेंट ऑफ चेंज है ना,
इस बारी नॉर्थ से जो एक आवाज़ निकली है कि इस बारी तो तब्दीली होगी ही होगी, ये कुछ भी कर लें, अच्छा। ये किसी से भी सपोर्ट मांग लें, ये दिल्ली जाए, ये अपनी एजेंसीज में अंकल्स आंटीज को ले आए, ये किसी को भी ले आए, शॉर्ट ऑफ रिगिंग इनको अपनी सियासी हैसियत औकात 20 मई को पता चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अदनान अशरफ मीर साहब मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, चीफ स्पोक्स पर्सन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं। और जिस तरीके से बातों में बहुत लंबी बातें हुई, लेकिन उसमें एनसी, पीडीपी और पिछली बातें 1992 की बातें आई, लेकिन 20 मई को क्या होगा शुमाली कश्मीर में, एक तरफ से सजाद गनी लोन साहब, दूसरी जानिब उमर अब्दुल्ला साहब, और उसके साथ साथ अब नया मोड़ है इंजीनियर रशीद का। क्या होगा, क्या हो सकता है, उसके बाद 4 जून को क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए मेरे साथ शबरेज बशीर, ग्लोबल कश्मीर के साथ।